ये जो विज़डम है, ये जो नॉलेज है, ये मेरे पास एक ऐसे समय पर आई थी जब मैं बहुत डाउन थी, मैं बहुत दुखी थी एंड आई वाज डेस्परेट फॉर सम आंसर्स। और ये आंसर्स लिटरली मेरी गोद में आए थे। मेरे गाइड्स ने मुझे इस किताब की तरफ गाइड किया था, जिसमें से मुझे बहुत कुछ मिला था, जिससे एकदम मेरी वाइब्रेशन अप हो गई थी। Hi guys, namaste and welcome back once again to my channel. I'm super excited to be talking to you again because I'm always excited to talk about all things which bring us back our own empowerment and light, and which are to do with our healing, our peace, our harmony and our wholeness. So today I have chosen two really super beautiful and powerful subjects to talk about, and I feel that if you're able to grasp them, they potentially have the power to change your entire life for the better 180 degrees. आज जो मैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ वो कबाला से बोरोड है, कबाला की कॉन्सेप्ट में है। कबाला जो है ज्यूइश धर्म, जो है जुडाइज़म भी जिसे हम कहते हैं, या फिर हिंदी में यहूदी धर्म, उसकी जो एंशंट विजडम है, उसकी जो एंशंट फ़िलॉसफी, बिल्कुल जैसे हमारी हिंदू या अद्वैता की एंशंट फ़िलॉसफी होती है, वैसे ही उनकी भी बहुत एंशंट फ़िलॉसफी है। तो ये जो कबाला की विजडम है, ये ज्यूइश की जो एंशंट एसोटेरिक विजडम है, उसको बोलते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, इस विजडम में से ये जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना है कि जो विजडम है, जो ट्रूथ है, जो ट्रू विजडम है, वो चाहे किसी भी धर्म में से निकलती हो, कहीं से भी आप उसके बारे में पढ़ें, अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड हैं सच की खोज के लिए, तो आपके अंदर वो घर कर जाएगी और आपको बिल्कुल वो सेम लगेगी। अलग शब्द हो सकते हैं, अलग तरीके से समझाया हो सकता है, लेकिन उसका जो मतलब है, जो उसका अर्थ निकलेगा और उसकी जो सच्चाई होगी, वो आपके दिल को बिल्कुल वैसे ही छुएगी। क्योंकि जो सच है, वो जो कॉन्शियसनेस में से निकलता है, सोर्स में से निकलता है, वो बिल्कुल एक ही होता है और वो आपके दिल में घर कर जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ओपन रहती हूँ, खुली रहती हूँ कि मैं कुछ भी पढ़ूँ, कहीं से भी पढ़ूँ। विज़डम जहाँ से भी मेरे पास आ रही है, मेरे जो गाइड्स हैं, जो मेरे हीलिंग गाइड्स, मेरे गार्डन एंजल जो हैं, वो जहाँ से भी विज़डम, मेरा हायर सेल्फ है, जहाँ से भी विज़डम मेरे लिए लाना चाहते हो, मैं उस दिशा की तरफ खुली रहूँ। और इसी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे माध्यमों से मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर किया है। उनमें से एक है कबाला के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स। सबसे सुंदर बात मुझे इनमें ये लगी कि ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाए गए थे। और जबकि ये बहुत बहुत सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो सिंप्लीफाइड तरीके से, जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ इनको जो सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया था, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और तो उसी नॉलेज में से मैं आज दो बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ, जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। कुछ साल हो गए, लेकिन हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे भूले नहीं। भूल जाते तो मैं फिर से अपने आप को रिवाइव कराती हूँ, रिकॉल करवाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स मेरी जो बाकी विजडम है उसका पार्ट बने रहे ज़िंदगी में। और इसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, वो है ब्रेड ऑफ शेम। तो क्या है ये ब्रेड ऑफ शेम, और क्या है इसमें इतनी पावरफुल बात, जिसको अगर हम समझ जाए तो हम अपनी, हर कोई, आप, मैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैजिकली। अब यहाँ पर अपने चैनल पे मैं जो कुछ भी टॉपिक पे बात करती हूँ, वो मैं जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी नॉलेज है, जो रिसर्च है, वो तो यूज़ करती ही हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो समझाती हूँ, जो एक्सप्लेन करती हूँ, वो अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी पूरी समझ, जो मेरी खुद की समझ बनी है, जिसने जो मेरे अंदर है, मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यू आर फ्री टू रीड मोर ऑन दिस सब्जेक्ट एंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड हैव योर ओन इंटरप्रिटेशंस ऑल्सो। लेकिन मैं अपनी जो मुझे समझ मिली है, जिसने मुझे बहुत, मेरे ऊपर बहुत असर किया है, मैं वो उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और शायद सबसे अच्छा तरीका किसी को समझाने का वही होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो ब्रेड ऑफ शेम, जैसे कि आप शायद समझ ही गए होंगे, एक
हमें कुछ मिल रहा है लेकिन भीख की तरह मिल रहा है, ब्रेड मिल रही है या रोटी मिल रही है, वो एक बेगिंग बोल में सो टू से मिल रहा है, जैसे कटोरे में मिल रहा है। चाहे कितनी भी प्यार से कोई दे रहा हो, कितनी भी खुशी से दे रहा हो, कितनी भी काइंडनेस से या कंपैशन से दे रहा हो, लेकिन है तो वो फिर भी ब्रेड ऑफ शेम, क्योंकि हमने उसके लिए हाथ फैलाए हैं, हमारे हाथ फैले हुए हैं, या फिर नहीं भी फैलाए, किसी ने हमारी कटोरी में अपने आप वो डाल दिया है या रोज़ डाल देता है, लेकिन हमने उसके लिए खुद कुछ नहीं किया, हम खुददार नहीं बने हैं। इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय अस, हमने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं की है, हमने वो खुद डिज़र्व जो करने की क्षमता है वो क्रिएट नहीं की है, हमने खुद की काबिलियत से, खुद की मेहनत से, खुद की इंटेलिजेंस से, खुद की डिज़र्विंगनेस से वो चीज़ क्रिएट नहीं की है। इसलिए चाहे वो कितनी भी सुंदर चीज़ हो, कितनी भी हमारी हमारी भूख के लिए अच्छी हो, कितना भी हमें कुछ दे, लेकिन वो हमें अंदर से सोल में हमारी जो है तृप्ति नहीं देगी, क्योंकि वो ब्रेड ऑफ शेम है। वो हमारी खुद की कमाई से नहीं आई है, चाहे हम कमाई का जो भी मतलब समझें, ऑन अ लेवल ऑफ फिजिकल वर्क, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिजर्विंगनेस से वो नहीं आई है। तो अब जो कबाला की विजडम है, जो उनके एंशिएंट सेजेस की जो डायरेक्ट परसेप्शन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग एंडलेस वर्ल्ड जो है वो थी। एंडलेस वर्ल्ड वॉज वॉट वॉज देयर बिफोर टाइम एंड स्पेस वर क्रिएटेड। जब समय स्पेस ये कुछ नहीं था, तो एंडलेस वर्ल्ड जिसमें सब कुछ परफेक्शन था। देयर वाज एब्सोल्यूट लाइट, देयर वाज नथिंग व्हिच वाज इम्परफेक्ट। परफेक्ट पीस, परफेक्ट जॉय, परफेक्ट कंटेंटमेंट, परफेक्ट हैप्पीनेस, परफेक्ट सेटिस्फैक्शन, परफेक्ट होलनेस, परफेक्ट हेल्थ, सब कुछ जो परफेक्ट, पीस, प्योरिटी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। देयर वाज नथिंग लेफ्ट बी डिजायर्ड। लेकिन एक ही चीज़ थी जिस की वजह से एंडलेस वर्ल्ड में से निकल के ये जो दुनिया है, हमारी 5 सेंसेस की दुनिया क्रिएट हुई। एक ही कारण था, और वो कारण उसमें ये बताया जाता है कि एंडलेस वर्ल्ड में सब कुछ था, लेकिन वो हमने एज अ वेसल, जो वेसल है जिसमें कुछ डाला जाता है, हमारी डिज़ायर रिसीव करने की होती है, ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन नेचर की, लेकिन वो रिसीव कैसे कर रहे हैं वो भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब एंडलेस वर्ल्ड में हम दे वाज परफेक्ट रिसीविंग बाय अस, परफेक्टली सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई थी कि वो जो रिसीव हम कर रहे थे उसके क्रिएटर हम खुद नहीं थे। और क्रिएट कर पाना, टू बी द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, टू बी द क्रिएटर ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस, वो जो है वो हम सब के अंदर है, और वो गॉड जीन का पार्ट है। क्योंकि बोलते हैं ना कि ईश्वर सब में है, डिविनिटी सब में है, क्योंकि हम डिविनिटी का पार्ट है, हम डिविनिटी से इनसेपरेबल हैं। इसलिए डिविनिटी जो क्रिएटर है हर चीज़ की, वो इच्छा भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी उसका बीज है, टू बी द क्रिएटर ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। क्योंकि सिर्फ रिसीव करना तो अच्छा है, लेकिन जब हमारे अंदर अगर गॉड जीन है, हमारे अंदर भी वो डिविनिटी है, ईश्वर का वो तत्व है, तो हमारे अंदर भी वो कहीं ना कहीं डिज़ायर है कि हम वो फुलफिलमेंट के हकदार बने, हक से ले, हम खुद क्रिएट कर पाएँ। और तभी हम देखते हैं कि कितनी भी हमें खुशी मिल जाए, कितनी भी हमें मटेरियल वेलबींग या बहुत कुछ मिल जाए, आफ्टर अ पॉइंट वो हमें दिल से, सोल के लेवल पर तृप्ति नहीं देता है, अगर हमें अंदर डीप इनसाइड मालूम हो कि वो हमने क्रिएट नहीं किया है, वो हमें अपनी खुद की जो कनेक्शन है लाइट से, उसके द्वारा नहीं मिला है, हमने खुद क्रिएट नहीं किया, हमने खुद से उसको चैनल करने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं मिली है। जैसे कि इसमें मैं बताऊंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई बहुत रिच फैमिली में बिलोंग करता है और कोई बच्चा पैदा हुआ, वहाँ पर सब कुछ है, उसे सब मिला है। हो सकता है बाहर कोई और उसको ईर्ष्या की आंखों से देखे या ललचाई हुई नज़रों से देखे, क्योंकि उसको वो सब नहीं मिलता और वो सोचे ये कितना खुश नसीब है। लेकिन अगर आप बहुत साल उस अमीर इंसान के बच्चे की ज़िंदगी में बिताएंगे, सब कुछ मिलता जा रहा है, बड़े होने तक कुछ करना नहीं पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं, काम भी आराम से मिल गया क्योंकि अपने खुद का ही घर का काम संभालना है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप उसकी रूह में, सोल में झांक कर देखेंगे, उसके इनर थॉट्स में देखेंगे, आफ्टर पॉइंट देयर इज़ बोर्डम, देयर इज़ डिसकंटेंट। और चाहे वो एडमिट करें या नहीं करें, उनकी कॉन्शियस में पता होगा कि वो खुशी, वो कंटेंटमेंट नहीं है जब तक उन्होंने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया। क्योंकि जो सब मिले जा रहा है वो ग्रांटेड हो जाता है, उससे सोल में लाइट नहीं आती है, क्योंकि वो ब्रेड ऑफ शेम से आ रहा है। और यही कॉन्सेप्ट होता है डिविनिटी में भी, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी, ब्रेड ऑफ शेम जो कि हम सब में है। क्योंकि हमें डिविनिटी जब बहुत कुछ ऐसे दे देती है जिसको हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो वो ब्रेड ऑफ शेम
कहलाया जाता है। और इसीलिए क्योंकि इंसान को एंडिस वर्ल्ड में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन ब्रेड ऑफ शेम भी थी उस परफेक्शन में। और हमारे गॉड जीन को, हमारे अंदर के जो ईश्वर तत्व है, डिविनिटी को पूरा करने के लिए हमें वो ब्रेड ऑफ शेम लेना मंजूर नहीं था, हमें खुद क्रिएट करना था ताकि हम खुद हकदार बने। और इसीलिए कहते हैं कबाला के अकॉर्डिंग कि ये दुनिया क्रिएट हुई, पर्दे हट गए और लाइट और डार्कनेस का डिवीजन हो गया, और ये जो दुनिया जिसका हम अब पार्ट है वो दुनिया बन गई। क्योंकि इस दुनिया में हम इसीलिए आए हैं ताकि अब हम अपने लिए वो खुशी, वो लाइट जो पहले हमारे पास बिना कहे यूं ही थी, लेकिन अब हम अपने हक से क्रिएट कर सकें, हम खुद क्रिएट कर सकें, और फिर वो लाइट हमसे कभी ना जाए, लेकिन हम एक बार उसे क्रिएट खुद से करने का मज़ा, तृप्ति और सोल डीप कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस कर पाए, सो दैट वी आर फॉर एवर वर्दी ऑफ दैट लाइट। फिर कभी हम अपने आप को अनडिजर्विंग या अनवर्दी नहीं समझें या भीख में ना समझें वो लाइट। इसीलिए ये दुनिया क्रिएट हुई, और इसीलिए क्रक्स में हमारे लेसन्स चलते जाते हैं दुनिया भर के इस लाइफ टाइम में, अनेकों लाइफ टाइम्स में, क्योंकि हम इन अ वे वो ब्रेड ऑफ शेम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए ये सारी स्ट्रगल चल रही है लाइट से कनेक्ट होने की। लेकिन ईश्वर हमें वो लाइट नहीं दे सकता खुद ही जब तक हम ब्रेड ऑफ शेम रिमूव नहीं करें, क्योंकि वो एंडलेस वर्ल्ड में हमारी ही इच्छा थी कि हम यहाँ पे आए ही इसलिए ताकि हम वो लाइट अर्न कर सके। तो जैसे कि बोलते हैं कि एक बहुत ही प्यार करने वाला हमें ईश्वर है, हमारा डिवाइन फादर या डिवाइन मदर, वो रास्ते से हट गए ताकि उनके ही बच्चे को वो तृप्ति मिल सके जो बच्चे ने पहले मांगी थी कि मुझे खुद ये पाना है, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई इट्स द डिवाइन लॉ कि वो आपके जब तक आप उनकी हेल्प नहीं मांगे लाइट की, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपके लेसन्स आपको खुद जीने पड़ेंगे और खुद स्टेप बाय स्टेप करीब आते जाना पड़ेगा ब्रेड ऑफ शेम हटाने की और पूरी तरह से लाइट से कनेक्ट होने की। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रेड ऑफ शेम का। तो अब ये तो था थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सा एक्सप्लेनेशन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेली एप्लीकेशन में एक इंसान को बस सिंप्लीफाइड करके अपने लिए समझना है कि मेरी रोज़ की ज़िंदगी में ब्रेड ऑफ शेम कैसे आ रही है, कैसे अप्लाई करती है, ताकि मैं उसको कैसे डील कर सकूं और कैसे उसको ट्रांसेंड कर सकूं, हील कर सकूं, हटा सकूं, रिमूव कर सकूं। तो वो मैं समझाऊंगी। तो आपकी डेली लाइफ में, हम सबकी डेली लाइफ में हज़ारों तरीके से हम ब्रेड ऑफ शेम लेते हैं और खाते खाते जाते हैं। इसीलिए हम अपने लेसन्स में, सेम लेसन्स में फंसे रहते हैं। वही थॉट प्रोसेस, वही सर्कमस्टांसेस, वही चैलेंजेस जो हम अपने लिए लेकर आए हैं अलग अलग अपने, वो उसी से जूझते रहते हैं और हमें रास्ते नहीं नज़र आते हैं तो शॉर्टकट से कभी नज़र आते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम जो डीप रूटेड है वापस आ जाती है। पूरी तरह से हम अपने अंदर जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस में निकल के आ रही हैं, हम पूरी तरह से उन्हें सोर्स से, जिसे कहते हैं जड़ से, रूट से शायद ही कभी हील कर पाते हैं, हटा पाते हैं, नज़रअंदाज कर लेते हैं, छोटे छोटे रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऐसे हील कर पाए कि वो ख़त्म ही हो गई, इसलिए अब वो कभी नहीं आएंगी क्योंकि वो हील हो गई हैं। ऐसे हम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के लिए कर पाते हैं। तो हम रोज़ ब्रेड ऑफ शेम लेते हैं। तो उसका डेली लाइफ में ये मतलब है, हर वो चीज़, हर वो सिचुएशन जो आपके अंदर से रिएक्शन करवाता है, आपका रिएक्शन लाता है, वो ब्रेड ऑफ शेम के द्वारा जीना होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ है, किसी ने कुछ कहा या आपको कुछ न्यूज़ आई या आपने न्यूज़ में कुछ पढ़ा या आपको कुछ खबर आई या आपकी ज़िंदगी में ऑफिस में कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, वाइफ ने कुछ कहा, हस्बैंड ने कुछ कहा, पड़ोसी ने कुछ कहा, या कोई सिचुएशन आपने देखी जो आपको पसंद नहीं है, या आपकी सर्कमस्टांस कुछ ऐसी आ गई जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आप भागना चाहते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो जिस भी चीज़ में, ट्रैफिक जाम में फंसे, वहाँ आपने रिएक्ट किया, कहीं भी कुछ भी, गर्मी से रिएक्ट किया, ठंड से रिएक्ट किया, खाना पसंद नहीं है उस पर रिएक्ट किया, कपड़े अच्छे नहीं लगते, या किसी चीज़ में आप कंटेंटेड नहीं हैं, प्रमोशन नहीं मिली उस पर रिएक्ट किया, किसी और से ईर्ष्या हुई उस पर रिएक्ट किया, जहाँ भी आपने रिएक्ट किया, जैसे भी रिएक्ट किया, उस वक्त आपने ब्रेड ऑफ शेम में आप उस समय आप ब्रेड ऑफ शेम से जिए हैं, आपने ब्रेड ऑफ शेम में गिवन किया है। यू हैव लिव्ड थ्रू ब्रेड ऑफ शेम इन दैट मोमेंट। और ये सिर्फ ये नेगेटिव जो है, अनहैप्पी या अनप्लेजेंट रिएक्शंस के लिए नहीं है, ये प्लेजेंट और हैप्पी रिएक्शंस के लिए भी हैं।
जब आपको कुछ बहुत अच्छी खबर मिली या कुछ बहुत अच्छा हुआ, आपके बच्चे का बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो गया, आपको प्रमोशन की न्यूज़ आ गई, आपने नई गाड़ी ले ली, आपने बेटर मार्क्स स्कोर करे, आपने अपने पड़ोसी से बेटर किए, परफॉर्मेंस की किसी चीज़ में, आप किसी कंपटीशन में जीत गए, या आप नंबर 1 आ गए कहीं पे, या आपकी फ़्लाइट में आपको फ्री टिकट मिल गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, अच्छी चीज़ होगी, या मौसम बहुत बढ़िया हो गया, गर्मी के बाद बारिश हो गई, या ऐसा कुछ भी हुआ जिससे आपको खुशी, कंटेंटमेंट, सेंस ऑफ विक्ट्री, प्राइड ऐसे हुआ और आपने खुशी से डांस करके रिएक्शन किया, या बहुत आपका हैप्पी रिएक्शन हुआ, इमोशनल रिएक्शन ऑफ, वो भी ब्रेड ऑफ शेम है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, ये क्यों, इसको क्यों रिएक्शन बोलना चाहिए, तो वो भी अब मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसे समझना, ब्रेड ऑफ शेम को इस तरह से। तो ये समझने के लिए फिर से वापस जाइए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ब्रेड ऑफ शेम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम सबको है कि आपके भीख के कटोरे में कुछ डल रहा है और आपको उसी से गुजर करना पड़ रहा है। किसी दिन सूखे चावल डल गए तो आपने थोड़ी 2-4 गाली दी या अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस नहीं है, गुस्सा भी आया, लेकिन आपको खाना तो पड़ा, आपने एक्सेप्ट कर ली, उस चीज़ को कर लिया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगले दिन पूरी सब्जी डली या केक डला, किसी ने डाला और आपको बहुत खुशी हुई या बहुत एक्साइटेड है और आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी या बहुत खुशी से उसे खा लिया, हजम हो गया, खुशी हुई, 2 पल की खुशी हुई, लेकिन था तो वो फिर भी भीख में ही ना। तो उस चीज़ के लिए आपने नेगेटिव रिएक्शन दिया, कर्स किया, इस चीज़ के लिए आपने खुशी हुई और बहुत एक्साइटेड हुए, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें आपने एक्सेप्ट की, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं थी और आपने जो आपको उस में लगा अपने लिए उसके हिसाब से आपने रिएक्शन दिया, लेकिन थी तो दोनों ही ब्रेड ऑफ शेम, थी तो दोनों ही आपने डिज़र्व नहीं किया था, ना राइस डिज़र्व किए थे, ना केक डिज़र्व किया था, एक्सेप्ट दोनों करने पड़े आपको, और आपका जो रिएक्शन था वो उस हिसाब से हुआ जिस हिसाब से आपको वो चीज़ें मिली, लेकिन वो कैसे मिली और किस तरह से मिली, उनकी क्या नेचर है, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ना था, चाहे वो ऐसी हो या वैसी, आप सिर्फ रिएक्ट कर सकते थे, तो वो आपने किया, लेकिन दोनों ही ब्रेड ऑफ शेम थी। तो इसलिए कोई भी आप रिएक्शन दे रहे हैं तो आप ये प्रूफ दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप पावरलेस हैं। द मोमेंट आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप पावरलेस हैं, तो आप अपने जो अंदर की डिविनिटी है, जो गॉड पोटेंशियल है, गॉड जिन उससे और दूर होते जाते हैं, जिसको आप पूरा करने इस दुनिया में पैदा हुए हैं, सो दैट यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइट, ऑफ योर ओन एम्पावरमेंट। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आप डिसएम्पावर्ड हैं, आपके पास कोई पावर नहीं सिवाय एक्सेप्ट करने के, जो भी ज़िंदगी आपको दे रही है आपके कटोरे में, आप सिर्फ रिएक्ट ही कर सकते हैं खुशी से। जब उसकी मर्जी है, उसने कुछ अच्छा दे दिया तो आपको 2 पल की खुशी हो गई, उसने कुछ नेगेटिव दे दिया तो आपको 2 पल का गुस्सा आ गया, इरिटेशन हो गई, एंगर हो गया, लेकिन रिएक्शन तो रिएक्शन ही है। आपने अपनी पावरलेसनेस का, हेल्पलेसनेस का डिस्प्ले किया कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आप डिपेंडेंट हैं उस बाहरी चीज़ पर, उस चीज़ पर या उस इंसान पर या उस सिचुएशन पर कि वो उसकी पावर है, वो आपको क्या दे, आपको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ेगा। ब्रेड ऑफ शेम तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो देखिए, दिन भर 24/7 और सारे हफ्ते, सारे महीने, सारे साल, सारी ज़िंदगी आपके पास ब्रेड ऑफ शेम से जीने के बहाने आते ही रहते हैं और आप ब्रेड ऑफ शेम से जिए जाते हैं। बीवी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, आपने रिएक्ट कर दिया, गुस्से में कुछ फेंक दिया, ब्रेड ऑफ शेम। बच्चे ने तंग किया, आप पीछे भागे उसको पिटाई करने के लिए, ब्रेड ऑफ शेम। किसी ने कुछ कह दिया आपको और आपकी ईगो हर्ट हो गई सरकास्टिकली, और आपने कमेंट किया, आपने डिफेंड किया खुद को, आपने वापस कमेंट सुनाया, वापस कचरा फेंका, ब्रेड ऑफ शेम। पड़ोसी ने आपके घर के सामने कुछ रख दिया, आप उसके घर के सामने कुछ रखा है, ब्रेड ऑफ शेम। हर चीज़ में ब्रेड ऑफ शेम। कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कुछ प्लान आपका स्पॉइल हो गया या कुछ बीमार हो गया और बहुत दर्द आ गया, दुख आ गया और आपने दुख में रिएक्ट किया, ब्रेड ऑफ शेम। तो देखिए, छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ जो हमें टेस्ट करती है, चैलेंज करती है और हमारे अंदर से रिस्पॉन्स निकलवाती है, वो ब्रेड ऑफ शेम है। और आप जब ये समझेंगे तो आप समझेंगे हर दिन में हम कितने रिएक्शंस, कितने रिस्पॉन्स देते हैं हर चीज़ में, हमारे पैशंस कितने अनकंट्रोल हैं, खुशी, गम, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, जॉय, डिसकंटेंटमेंट, मतलब
भरा पड़ा है हमारे अंदर। ब्रेड ऑफ शेम ही ब्रेड ऑफ शेम है, क्योंकि हम ठहराव में कहीं भी नहीं है, शायद ही कहीं है। चाहे हम बिल्कुल डाउन इन द डम्प्स फील कर रहे हो या पहाड़ के ऊपर चढ़े हो, लेकिन हम ब्रेड ऑफ शेम से, वो रिएक्शंस हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं है, सब रिएक्टिविटी है हमारे अंदर, जिसके थ्रू हम जी रहे हैं। जो भी लाइफ हमें परोस रही है, हम सिर्फ उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हम गॉड जीन अपना ढूंढ भी नहीं रहे हैं, उसके लिए अवेयर भी नहीं हो रहे, तो हम ब्रेड ऑफ शेम के थ्रू ही जिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ गए हैं, तो आप ये भी अब आसानी से समझ पाएंगे कि जितने हज़ारों कॉजेज़ और रीजंस ब्रेड ऑफ शेम के आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उतने ही नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं। हर वो अपॉर्चुनिटी वो आपके पास है ब्रेड ऑफ शेम हटाने के लिए भी। जितनी बार आप ब्रेड ऑफ शेम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतनी ही चांसेस आपके पास हैं ब्रेड ऑफ शेम एक्सेप्ट नहीं करने के और लाइट क्रिएट करने के इन दैट मोमेंट। और ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ही कुछ सिंपल तरीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बाय बीइंग माइंडफुल, बाय बीइंग अवेयर और माइंडफुल हो जाइए, जिस चाहे आपको 1000 बार अपने लाइफ में आपको याद दिलाना पड़े इन द कोर्स ऑफ द कमिंग मंथ्स, पर माइंडफुल हो जाइए कि कोई भी चीज़ जो आ रही है, स्पेशली बड़ी चीज़ों से शुरू करिए, क्योंकि छोटी चीज़ों के लिए आपकी अवेयरनेस देर से आएगी। बड़ी चीज़ें जो आ रही हैं जिससे आपका रिएक्शन आता है, या कोई ऐसी खबर आई या कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से निकल आए, या जो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, या जो आप चाहते थे उस हिसाब से नहीं हुआ है, तो आपको अवेयर हो जाइए कि अब आपको टेस्ट करने के लिए हुई है ये चीज़, ये चैलेंज है आपको टेस्ट करने के लिए। इसमें आपका रिएक्शन होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा 2 पल की खुशी, वो रिलीज की तरह होगा रिएक्शन, लेकिन उसके बाद डार्कनेस, क्योंकि यही रूल है ब्रेड ऑफ शेम का, वो हमें डार्कनेस में रखती है। 2 पल की खुशी होती है, वो रिस्पॉन्स देके, वो रिएक्शन देके, क्योंकि वही हमें लगता है हमारी पावर में, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन से बम की तरह फटते हैं, या जो भी करते हैं, या खुशी होते हैं, खुशी से फटते हैं, लेकिन बस उसके बाद फिर डार्कनेस। तभी बोलते हैं कि बहुत इंटेंस जब हम हैप्पीनेस में जाते हैं, या कोई स्पेशली इन द केस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स लेता है और इंटेंस पीक पे चला जाता है, जो बोरोड एक प्लेजर है उसमें तो उसका जो क्रैश होता है वो भी उतना ही इंटेंस होता है, क्योंकि ब्रेड ऑफ शेम जो बोरोड चीज़ है, जो लाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप, लेकिन वो असली आपने क्रिएट नहीं की है, वो बोरोड जो चीज़ से आप प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप 2 पल का ही रहेगा। उसका क्रैश भी जो होगा, डार्कनेस जो होगी, वो भी उतनी ही डीप और उतनी इंटेंस होगी। यही ब्रेड ऑफ शेम का तरीका भी है इस दुनिया में जो हम हटाने आए हैं। तो ब्रेड ऑफ शेम से जब हमें जब तक हम नहीं हटा पाएंगे, तो वो ब्रेड ऑफ शेम से जब तक हम खुशी पाते रहेंगे, तो वो हमें डार्कनेस देती रहेगी बार बार। तो माइंडफुल रहिए, अवेयर रहिए कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपका रिएक्शन होगा, बड़ी बड़ी सिचुएशन में आपका रिएक्शन होगा, आप क्या चीखे, या आप चिल्लाए, या आपने बोला ओह गॉड व्हाट इज दिस, या आपने कुछ भी बोला, या आप चीज़ें फेंकते हैं, आप दरवाज़ा बंद करते हैं, या चीज़ें पटकते हैं, या गुस्से से बाहर चले जाते हैं, या सर पटकते हैं, या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बाकियों को रिएक्शन देते हैं, या ताने देते हैं, या वर्ड सुनाते हैं, हीटेड अप हो जाते हैं, या आर्ग्यूमेंट करते हैं, या डिबेट करते हैं, जो भी, या फ़ोन पे किसी से लग जाते हैं, मतलब जैसे कि आर्ग्यू करने के लिए, डिबेट करने के लिए, या आप एक्यूजेशन में लग जाते हैं, जस्टिफिकेशन में लग जाते हैं, या अगर जो भी इस तरह के ये रिएक्शंस हैं सारे, तो अगर आप इन चीज़ों में लग जाते हैं, तो आप पॉज करिए, क्योंकि आप माइंडफुल हैं, और जानिए कि आपको ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। सही चीज़ क्या है उस सिचुएशन के लिए, सही एक्शन क्या है जो आपके पास है, वो एक्शन आप क्या कर सकते हैं बिना परटर्ब्ड हुए, बिना अपने इमोशंस डिस्प्ले किए, इधर उधर बिखेरे, जोर जोर से अपने रिएक्शंस दे, बिना वो किए, एक ठहराव के तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फील नहीं करना है, इसका मतलब सिर्फ ये है आपको रिएक्ट नहीं करना है उस तरह से पैशन जैसे आप पहले रिएक्ट करते थे। तो ये माइंडफुल हो जाइए सबसे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपके रिएक्शन, जहाँ ईगो जो है, डार्कनेस चाहती है कि आप रिएक्ट करें, ताकि डार्कनेस का आपके ऊपर एक और बार होल्ड हो जाए। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिस भी मोमेंट में आप रिएक्ट नहीं करते, समझिए उसी एक मोमेंट में आपने उस पल के लिए लाइट को जो है अपनी तरफ खींच लिया है उस एक पल में, और ऐसे हज़ारों पल आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माइंडफुल हो, जब आप माइंडफुल हो गए तो आप सेम पॉइंट जो पहले में भी, रिएक्ट नहीं करिए, बी अवेयर ऑफ योर नॉट रिएक्टिंग। रिएक्ट नहीं करना है आपको पैशनेटली। आपको कोई भी चीज़ में, खुशी में बहुत ज़्यादा उछल के
दुख में या अनप्लेजेंस में बहुत ज़्यादा अगेन दुखी होके या बहुत ज़्यादा हीटेड अप होके आपको रिएक्ट नहीं करना है दोनों ही सिचुएशंस में। खुशी में खुशी फील करें, दुख में दुख फील करें, लेकिन रिएक्शंस अपने कंट्रोल करें। रिएक्ट नहीं करें किसी के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति, किसी से इंसान के प्रति रिएक्शन नहीं करें। अपने आप को रिएक्ट करने से रोकें, ठहराव रखें, शांत रखें, और वो सिचुएशन में करना क्या है उसके बारे में सोचिए। जो एक्शन आपने करने हैं वो एक डिटैच्ड होके बिना रिएक्शन किए, वो सिर्फ एक्शंस क्या करने, राइट एक्शन क्या है उसके बारे में सोचिए, तो रिएक्शन नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अपने इमोशंस से, जो इमोशंस फील हो रहे हैं अवेयर रहिए। अब रिएक्शन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि अपने इमोशंस को सप्रेस कर दें, अवेयर रहिए क्या फील हो रहा है। गुस्सा फील हो रहा है, चिड़चिड़ाहट फील हो रही है, ट्रैप्ड फील हो रहा है, बेचैनी फील हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, अवेयर रहिए। चाहे नाम देना चाहते हैं उन इमोशंस को, वो हेल्पफुल होता है तो नाम दीजिए उन्हें। या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है तो इलेशन फील हो रही है आपको, बहुत प्राइड फील हो रहा है, या क्या, या एरोगेंस भी आ गया उस प्राइड में, तो सब कुछ, या बताने का मन कर रहा है सब कुछ अच्छा कुछ हुआ है, तो या हमारे बच्चों के इतने मार्क्स आए, आपके बच्चों से ज़्यादा सब कुछ शाउट करके, फ़ोन कर करके, बहाने बना बना के बताने का मन हो रहा है, तो रिस्ट्रेन करिए और अवेयर रहिए कि ये मन हो रहा है मुझे ईगो में, प्राइड में, टू शो ऑफ, तो ये अवेयर। तो जो भी ऐसी सिचुएशन है अवेयर रहिए, इमोशंस को डिनाई मत करिए, अवेयर रहिए। और जब आप ये करना शुरू करेंगे आप हंसने भी लग जाएंगे, आप इतने अवेयर हो जाएंगे एक एक इमोशन के लिए कि ये इमोशन आया, ये इमोशन आया, ये नाम दे पाएंगे, तो वो करिए, उसको अवेयर रहिए अपने इमोशंस के बारे में। तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप एप्लीकेशनली, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इतना आसान नहीं होने वाला है, स्पेशली अगर आपको इस चीज़ की कभी आदत ही नहीं है। आपका जो पर्सनैलिटी टाइप है वही ऐसा कि बहुत रिएक्टिव है, या बहुत खुश होने वाला है, या बहुत एक्साइटमेंट, बहुत पैशन डिस्प्ले करने वाला है, जो बहुत, जिसको बिंदास भी बोलते हैं, लेकिन आप फ्री रेन देते हैं अपने इमोशंस को। तो इस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं और बहुत सीरियस हैं, वो वाली लाइट जिसकी मैं बात करी उससे कनेक्ट होने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, तो फिर आपका काम भी उतना ही सीरियस होगा। बार बार भूलेंगे, बार बार गिरेंगे, 1000 बार गिरेंगे, लेकिन 1000 बार अपने आप को फॉरगिव करिए, रिमाइंड करिए और वापस काम पे लग जाइए। इसके साथ मैं इससे पहले कि मैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेंशन करूं जो उतना ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, मैं चौथा पॉइंट भी मेंशन करना चाहती हूं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना ये पूरे नहीं होंगे। कि 1000 बार गिरेंगे, लेके चलिए 1000 बार, 10,000 बार गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, 1000 बार गिरेंगे, उसमें से 10 बार विक्ट्री भी होगी, और फिर वो विक्ट्री का नंबर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे काम में डीप होते जाएंगे, समय निकलता जाएगा, सीरियसनेस बढ़ेगी, तो फिर आपकी विक्ट्रीज भी ज़्यादा होती जाएंगी। लेकिन जितनी बार गिरेंगे अपने आप को कोसिए मत, क्योंकि जब खुद को कोसेंगे, अनफॉरगिवनेस करेंगे, जजमेंट करेंगे, तो वो फिर ईगो का और डार्कनेस का होल्ड और ब्रेड ऑफ शेम का होल्ड फिर से आप पे हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी आप रिएक्शन दे रहे हैं, खुद को फॉरगिव करके, या खुद को जजमेंट करके, या खुद पे गुस्सा निकाल के, या खुद को बोल के कि हम तो बेकार है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई, अब तो मैं ट्राई भी नहीं करने वाला, ये बेकार की चीज़ है। इसमें से कुछ भी करेंगे तो फिर आप ब्रेड ऑफ शेम को अपनी उतनी ही इजाज़त फिर से दे रहे हैं, और फिर से वही एनर्जी को अपनी लाइफ में काम करने दे रहे हैं। तो आप यहाँ भी रिएक्शन नहीं करना, खुद के प्रति भी 1000 बार खुद को फॉरगिव करिए, अपने को प्यार, अपने लिए प्यार में कमी मत रखिए। नो कि आपका एफर्ट ही जो है, आपकी डिज़ायर ही है, आपकी कमिटमेंट ही है, वो काफ़ी है। लाइट देख रही है, आपके साथ है, दिख नहीं रही चाहे, आपके साथ है, और आप बार बार वो करे जाएंगे, और आपका इसमें फिर बेहतरी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और आप खुद रियलाइज़ करेंगे एक दिन कि आप पहले से कितने नॉन रिएक्टिव, कितने बेहतर हो गए, और उससे फिर जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुलने लगेगी वो आपको तभी पता चलेंगी। तो सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, किन चीज़ों के, कहाँ पे आपने डार्कनेस समझी थी लेकिन वहाँ लाइट आ गई, कैसे कैसे रास्ते खुल रहे हैं, वो आपको तभी समझ आएगा। उसकी बात अभी करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सपीरियंशियली आपको वो चीज़ फील करने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये याद रखिए। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे बोलते हैं तिकुन, और जो कि ब्रेड ऑफ शेम से बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो तिकुन अगेन मैं आपको अपने ही वर्ड्स में समझा रही हूँ, जो आसान तरीके से। तो
कोई भी चीज़, कोई भी आपकी ज़िंदगी का भाग या एस्पेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेड ऑफ शेम की प्रेजेंस है, उसको तिकुन बोलते हैं। और हम सब अलग अलग तिकुन लेके आए होते हैं। तिकुन उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हमारा इतना एक अनहील्ड पार्ट है, अनहील्ड सेल्फ है कि हमारे रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उस चीज़ को लेके। अब वो कुछ भी हो सकती है, इंडिविजुअल हमारी लाइफ में हम सबकी जर्नी, जैसे मैं बोलती हूँ, अलग है। हमारी पर्सनालिटीज़ जो हमने ली हुई है ज़िंदगी में, इस बॉडी में, पर्सनालिटीज़, आउटर पर्सनालिटीज़ अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, और वो सब हमारे जो हम तिकुन लेके आए हैं हील करने के लिए, उसके हिसाब से हमें मिला है। तो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो सर्कमस्टांसेस, जो पैटर्न पावर रखते हैं हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करवाने की, क्योंकि हम उनमें हील्ड नहीं हैं, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस से, या उन सिचुएशंस में, या हम भागना चाहते हैं, या हम उनको फेस नहीं करना चाहते हैं, हम उसमें अनहील्ड हैं, या उन चीज़ों में अपने आप को पर्याप्त नहीं महसूस करते, वो बार बार हमारा सामना करने आती हैं, लेकिन हम बार बार मुड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। इस तरह का जो भी होता है, जो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस इंटरनली लेके आता है, वो समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का तिकुन है। और वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो तिकुन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेड ऑफ शेम है, इसलिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो हीलिंग की है और लाइट आने की हमारी ज़िंदगी में, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा लाइट आने के लिए हमारी ज़िंदगी में, वो तिकुन के थ्रू ही है। तो आप समझे कितना इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, क्योंकि जो हर वो इंसान, हर वो चीज़, हर वो सिचुएशन जो हमें काटती है, जिससे हम घबराते हैं, जो हमें डिस्कम्फर्ट होते हैं, जिसका हमें सामना नहीं करना, जिससे हम आँख चुराते हैं, बचते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो ही हमारे को लाइट देने के लिए आ रही है। क्योंकि उसी से निकल कर, उसी को हील करके, उसी को सामने देख कर, उसी को जब हम हटा देंगे, तो हमने एक ऐसा दरवाज़ा अपनी ज़िंदगी का खोल दिया होगा जिससे इतनी लाइट आएगी कि हम हज़ार और चीज़ें करते तो भी उतनी लाइट नहीं आती पूरी ज़िंदगी में। इसलिए तिकुन इतना इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में तिकुन क्या है आपकी लाइफ में, तो वो जैसे मैंने आपको बताया आप ही कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फील करते हैं, हेट्रेड का, या एंगर का, या शेम का, या डिसकंटेंटमेंट का, या फ्रस्ट्रेशन का, या लैक ऑफ फॉरगिवनेस का। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको सबने हर्ट किया है, विक्टिम फील करते हैं, बार बार ये फील करते हैं, हर एक से फील करते हैं, तो आप ये इंट्रोस्पेक्शन खुद ही कर सकते हैं। अगर आप इतना ये फील करते हैं इतने सिचुएशंस में, इतने लोगों के साथ, इतने सर्कमस्टांसेस में, तो मतलब विक्टिमहुड का जो इमोशन है, सेल्फ पिटी का इमोशन, वो आपका तिकुन है। और जब तक आप उसे हील नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने आप को विक्टिम की तरह एक्सेप्ट करेंगे, एम्पावर्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक आपका वहाँ वो वाले एस्पेक्ट से ब्रेड ऑफ शेम रहेगा। क्योंकि लाइफ आपको बार बार वही चीज़ देगी जहाँ पे आप विक्टिम की तरह या सेल्फ पिटी मोड में फीड हो, आपकी आइडेंटिटी विक्टिमहुड से जुड़ी रहे, और आप बार बार वो एक्सेप्ट करते जाएंगे और रिएक्शन देते जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सिचुएशन आए, ऐसे किसी से बात हो, ऐसी कुछ चीज़ हो जिससे आपको फिर सेल्फ पिटी आए, विक्टिमहुड आए, तो आप रिएक्शन पहले कैसे देते हैं, रिएक्शन मत दें। Refuse to give the same reaction. Become mindful. Stop the reaction. If you still give the reaction, forgive yourself and start all over again. ये आपका एप्लीकेशनल तरीका है। तो वो चीज़, कोई और इंसान है, किसी इंसान है जो आपके घर में रहता है, कोई हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, किसी जने से आपको रहना पड़ता है साथ, लेकिन बिल्कुल नहीं बनती। तरीके अलग हैं, सोच अलग है, उनकी एनर्जी से भी आपको चिढ़ होती है, सामने भी नहीं देखना चाहते उनको, तो वो इंसान आपका तिकुन है। और शायद उनके लिए आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए तो डेफिनेटली वो तिकुन है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ भी बोले या ऐसी चीज़ करें जिससे आपको उठा के रिएक्शन देने का मन हो, तो क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप को रोकिए, लंबी ब्रेथ लीजिए, लंबी सांस लीजिए, इग्नोर करिए, ठहराव में रखिए, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करिए, तरीके ढूंढिए कि आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो। और ये याद रखिए कि ये आपको जो डार्कनेस है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। फिर से ये जो रिएक्शन आपका निकालना चाहती है, डार्कनेस चाहती है कि आप रिएक्शन दें, लेकिन लाइट नहीं चाहती। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप एम्पावर्ड और महसूस करेंगे, आपको और हेल्प मिलेगी। तो उस समय में आप रिएक्शन मत दीजिए। तो ये अगेन, जब आप ये चीज़ क्रॉस कर पाएंगे कि आप कभी उनसे इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते बिना रिएक्शन दिए, बिना 2-4 वर्ड्स एक्सचेंज किए, बिना
बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात किए, तो अगर आप इस समय ये नहीं कर पाए, शांति से कर पाए हैं, तो मतलब आपने एक बहुत बड़ा तिकुन उस मोमेंट पे क्रॉस किया है। या बहुत सारी लाइफ के रिलेटेड हमारे तिकुन, कईयों का मनी के साथ अनहील्ड रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा माइजरलीनेस या स्टिंजीनेस, कंजूसी या डर या इनसिक्योरिटी मनी को लेके, बहुत ज़्यादा जो है कवेशियसनेस, उसको बांध के रखना है, छोड़ना नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्पेंथ्रिफ्ट, या किसी भी तरह से हील्ड नहीं है मनी से जो रिलेशन है, लगता है मनी तो बहुत मुश्किल से आती है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, उसके साथ हील्ड रिलेशन नहीं है, तो वो आपका तिकुन है। नेक्स्ट टाइम कुछ मनी से ऐसी कुछ चीज़ होती है जिससे आपका फिर रिएक्शन आए, गुस्सा, या किसी ने पैसे ज़्यादा ले दिए, या कहीं लॉस हो गया बहुत बड़ा, कुछ भी ऐसा हो गया, क्या आप काम रह सकते हैं, कंट्रोल रह सकते हैं, रिएक्शन नहीं दीजिए ये सोचकर कि अगर ये आपके साथ नहीं होना होता कार्मिकली तो नहीं होता। जो आपका है वो कोई नहीं ले जा सकता, तो अगर कुछ हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब वो कुछ हिसाब पूरा होना ही था। क्या आप ये चीज़ को पक्का मानकर अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकें, आप उस समय आप बहुत बड़ा एक तिकुन क्रॉस कर लेंगे और बहुत लाइट उसके बाद आने का मौका देंगे अलग अलग तरीक़ों से। तो ये आपके तिकुन हैं, अलग अलग चीज़ों में, बहुत चीज़ों में आते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग तिकुन होते हैं हमारे जो हम लेके आए होते हैं, और वो हम सबके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो जब हम हील करें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट तिकुन, तो जो लाइट आने का दरवाज़ा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इतनी लाइट आती है कि वो बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हमारी लाइफ में लास्टिंग तरीके से, 2 दिन के लिए नहीं, लास्टिंग तरीके से हील कर देती है, जिसके ऊपर और भी जो बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है वो अपने आप ताने बाने ऐसे खुल जाते हैं, हील हो जाते हैं, कि हमें तब लगता है इन चीज़ों का हम बोलते हैं मिरेकल हो गया, मिरेकुलस चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरी लाइफ में। तो ये एक सीक्रेट है, आपके तिकुन आपकी सीक्रेट है अपनी लाइफ में लाइट लाने के लिए। और वो जैसे मैंने बोला, आप एक्सपीरियंशियल लेवल पर ही दे सकते हैं। ऐसे कुछ बताऊंगी तो वो कहानी लगेगा, फिर आपको ज़्यादा अगेन अटैचमेंट होगी कि अरे ऐसा तो हो नहीं रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इंतज़ार में लगे रहेंगे, फिर और फ्रस्ट्रेशन होगा। आप खुद काम करिए, पेशेंस से करिए, अपने आप को बार बार फॉरगिव करिए, और लाइट आएगी ही, बिकॉज दैट इज़ द रूल ऑफ नेचर, ये नेचर का लॉ है। और रिमेंबर, अगर आप इम्पेशेंस हो रहे हैं बीच में कि मैंने तो सब कुछ करा, मैं तो कर रहा हूँ, फिर भी लाइट नहीं आ रही, फिर भी कुछ अच्छा नहीं है, वो भी ईगो का ही कंट्रोल है। फिर आप टेस्ट हो रहे हैं, और फिर आप इसमें भी अगर रिएक्शन दे रहे हैं, अगेन वहाँ पे उस मोमेंट पे आप गिर रहे हैं फिर से नीचे, रिएक्शन देकर भी और डाउट क्रिएट करके भी कि ये चीज़ तो कुछ होती नहीं है, मैंने तो बहुत किया, फिर भी मुझे तो लाइट नहीं मिली, कुछ चेंज नहीं हुआ, वो भी इट्स अ प्ले ऑफ टाइम, इट्स अ प्ले ऑफ टाइम। आप टेस्ट हो रहे हैं, वो समय में भी आप टेस्ट हो रहे हैं, आपको रिएक्शन नहीं देना है, तो आप अपने आप को अगेन रिमाइंड, recall, retell yourself as many times as you need to। और फाइनली मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अपने तिकुन को किसी से कंपेयर मत करिए, कि अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तिकुन है कोई चीज़ को लेके, और किसी और इंसान में, आपके फ्रेंड में, आपके परिवार के किसी और इंसान में वो तिकुन नहीं है, तो आप अपने आप को कंपेयर करके कम मत समझिए। या अगर आपका वो पार्ट हील्ड है और किसी और में वो वाला पार्ट है अनहील्ड है, तो आप अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर भी महसूस मत करिए, क्योंकि आपका तिकुन कुछ और है, वो आपका तिकुन है ही नहीं। आप अपने तिकुन पे फोकस करिए, जहाँ पे आप रिएक्शन देते हैं, जहाँ से आप भागते हैं, जहाँ से आप डिस्कम्फर्टेड होते हैं। हो सकता है वो फिजिकल पेन से, आप फिजिकल पेन से डील ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, आपको अंदर से हीलिंग आती है, उस चीज़ पे विश्वास ही नहीं है, तो वो आपका तिकुन है लाइफ में हील करना, क्योंकि आप अपने को डिसएम्पावर करते हैं फिजिकली बार बार, तो वो आपका तिकुन है, उसको हील करिए। तो लाइट मैं अब क्लियर करना चाहती हूँ, वहाँ से नहीं आती जो आपकी चीज़ ऑलरेडी हील्ड है। अगर आप सोचें कि अरे मेरा ये चीज़ तो ऑलरेडी हील्ड है तो मतलब लाइट बहुत आएगी, नहीं, वहाँ से तो वो अच्छी चीज़ है, आप कभी हील कर चुके होंगे पास्ट लाइफ में या कभी ना कभी, इसीलिए आपका वो नॉर्मल भाग है, आपको ज़्यादा तकलीफ या रिएक्शन नहीं करवाता आपकी लाइफ में, लेकिन वहाँ से लाइट आने का भी दरवाज़ा नहीं है, बस वो अच्छा है, ठीक है, दैट्स इट। लाइट आने का तरीका वही है जहाँ तिकुन है, तो जो आपका ऑलरेडी अच्छा पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करके, और जैसे होता है ना मोर की तरह पंख निकाल के इतराइए मत, क्योंकि अच्छी चीज़ है लेकिन लाइट आने वाली चीज़ वहाँ से नहीं है। लाइट तो वहीं से आएगी जो आप अब हील करने के लिए आए हैं, जो अभी तिकुन है, जब आप वो फेस करेंगे और इस तिकुन को क्रॉस करेंगे, लाइट जो इमेंस लाइट है वो तो वहीं से जनरेट होगी। इसलिए कोई भी अपने ऑलरेडी अच्छे आस्पेक्ट्स पे उसके लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, लेकिन उस पर ज़्यादा इतराइए मत और फोकस मत करिए, फोकस उस पर करिए जो आपके तिकुन वाले आस्पेक्ट्स हैं।
अगर आपको ये वाला काम स्पिरिचुअल वर्क करना है इन अ पावरफुल वे, तो ये याद रखिए। और हम सबके तिकुन हैं, तो किसी और के तिकुन को देखिए अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मत महसूस करिए, और किसी और के हील्ड एस्पेक्ट को देखिए अपने को इन्फीरियर मत महसूस करिए, क्योंकि सबके एस्पेक्ट्स हैं तिकुन के, सबके अपने अपने हैं, और सबको वो हील करने हैं, और सबके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है लाइट से कनेक्ट होने की अपनी लाइफ में, अगर वो अपने तिकुन को माइंडफुली देख के हील करते जाएं बाय नॉट रिएक्टिंग इन दो सिचुएशंस। तो ये एक बहुत ही इमेंसली पावरफुली रिवीलिंग सीक्रेट है जो हम सबके पास है, राइट हियर राइट नाउ। तो क्या है आपके तिकुन? क्या है आपके तिकुन जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेड ऑफ शेम से कनेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में? क्या आप सीरियस हैं? तो आपकी चॉइस अब आपके हाथ में है कि आप उन पे काम करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप अभी इसी समय से शुरू कर सकते हैं, राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और मज़े की बात बताऊं, जब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं सीरियसली और करते जाते हैं, तो ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं बहुत बार जब अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि जिस मुसीबत को आप हाथी समझ रहे थे वो एक्चुअली पूंछ ही निकली। लेकिन ये आपको तभी पता चला जब आपने वो तिकुन क्रॉस करने की कोशिश की और थोड़ी सी भी कामयाबी पाई। अगर आप नहीं क्रॉस कर पाते तो आप ये जान ही नहीं पाते। इसके साथ ही आई विल एंड दिस वीडियो टुडे, और एक और बहुत होपफुली इंफॉर्मेटिव एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग आउट फॉर दोज तिकुन्स।